नमस्कार। बिहार थिएटर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपकी होस्ट पूजा भारती। आज मैं आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाने वाली हूं जो अपने परिचय के ये मोहताज नहीं है, क्योंकि ये करीब 40 सालों से रंगमंच करते आ रहे हैं और जिसमें से ज़्यादातर ये मैथिली नाटकों का निर्देशन, डिजाइन और अभिनय भी करते आ रहे हैं। इनके कुछ निबंध भी जो ज़्यादातर मैथिली में हैं वो प्रकाशित हुए हैं, हिंदी में भी हुए हैं और ये करीब 9 देश विदेश नाटकों का भी मैथिली में अनुवाद किए हैं। तो चलिए मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ, जिनका नाम है किशोर केशव। सर, बिहार थिएटर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत है आपका पूजा जी, नमस्कार। सर, आज कुछ रंगमंच के बारे में कुछ सवाल जवाब हो जाते तो अच्छा अवश्य रहता। अवश्य, स्वागत। सर, आप ये थिएटर कब से सोचे कि मुझे थिएटर करना चाहिए? इसकी लंबी कथा है। 1982-81 में मैं मैट्रिक पास कर गया था और 82 में कॉलेज में आ गया। कॉलेज में आने के बाद एक कुलबुलाहट थी। मैं साइंस का विद्यार्थी था, साइंस पढ़ रहा था। साइंस दिमाग ख़राब करता था। उस दिमाग ख़राब करने से बचाने के लिए कुछ करना था। तो यही वो दौर था जब कविता, कहानी, संगीत, रंगमंच, नाटक, ये सारी कला विधाएँ मुझे आकर्षित करने लगी। इंटर निकल गया। इंटर के बाद, उन दिनों इंटर कहते थे, आजकल +2 कहते हैं। इंटर निकल गया, उसके बाद बीए में आ गए हम लोग पटना विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन में। ये वो दौर था जब बिहार के पूरे सांस्कृतिक जगत में एक नवोन्मेष चल रहा था। वो संगीत को लेकर हो, नृत्य को लेकर हो, रंगमंच को लेकर हो। पूरा 8वां दशक पिछले शताब्दी का है जो पूरे बिहार के रंगमंच में एक नए जोश के साथ नई पीढ़ी के आगमन का समय है। 70 के दशक में जो काम हो रहा था, प्यारे बाबू कर रहे थे, अखिलेश्वर भैया कर रहे थे, सतीश साहब कर रहे थे, किरणकांत वर्मा कर रहे थे। वहाँ से जब हम 80 के दशक में प्रवेश करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त उछाल है वहाँ। यही वो 70 का दशक है, 72-73 के बीच का, जब पटना में मैथिली को लेकर बहुत सीरियस गंभीर प्रयास हुए थिएटर को लेकर। साल में एक नया नाटक होने लगा। चेतना समिति जो हम लोगों की पैतृक संस्था है, उसके बैनर के नीचे नाटक होने लगा साल में एक, विद्यापति पर्व के अवसर पर। यही वो दौर था जब उस समय के जो हमारे सीनियर थे मैथिली थिएटर में काम करने वाले, उन लोगों ने महसूस किया कि मैथिली में भी नाटक को लेकर अलग से प्रयास करने की ज़रूरत है। अपनी थिएटर एक्टिविटी होनी चाहिए और रेगुलर होनी चाहिए। साल में एक बार करके वो जमता नहीं है। जैसे गांव में दुर्गा पूजा या दीपावली या छठ या दूसरे पर्व के अवसर पर आज भी गांव में नाटक होते हैं। साल में एक बार लोग जुटे, नाटक कर लिए। तो वो दौर था उसका। और वहाँ से अपने अपने गांव से निकल के शहर आए थे लोग, साल में एक बार नाटक कर रहे थे, तो उनसे संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो लोग चाहते थे कि थिएटर का अपना ग्रुप हो, मैथिली में अपना ग्रुप हो। यही वो दौर है और यहीं से कहानी हमारी खुलती है। यही वो दौर है जब कलकत्ता हो, दिल्ली हो, पटना हो, मिथिला के भाग से, उत्तर बिहार से विभिन्न शहरों में गए हुए लोग अपने लैंग्वेज को, अपने लैंड के आइडेंटिटी को लेकर जूझ रहे थे। आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहे थे। और हम मैथिल हैं, मैथिली भाषी हैं, मैथिली हमारी भाषा है, मैथिली की एक समृद्ध सांस्कृतिक और सांगीतिक और नृत्य की, नाटक की परंपरा है। इसको खोजकर इसको बाकी समाज को बताने का प्रयास कर रहे थे। तो ये एक पृष्ठभूमि बनी और 80 के दशक में पटना में मैथिली की स्वतंत्र नाट्य संस्थाएं बनने लगी। हम लोग उसी समय प्रवेश करते हैं थिएटर में। हम लोग एक विद्यार्थी के तौर पर, एक यंगस्टर्स के तौर पर अपने लिए एक ऑल्टरनेट, अपने शौक़ को पूरा करने के लिए, अपने को अभिव्यक्त करने के लिए एक ऑल्टरनेट तलाश रहे थे। अब उस एज में आके हम संगीत में नहीं जा सकते थे, नृत्य में नहीं जा सकते थे उस दौर के हिसाब से। आज तो लोग किसी भी उम्र में शुरू कर लेते हैं और कुछ भी कर लेते हैं, लेकिन जिस दौर की मैं बात कर रहा हूँ पूजा जी, उस दौर में ये संभव नहीं था। एक खास एज से 5 साल 6 साल की उम्र से संगीत में या नृत्य में लोग चले जाते थे, यदि जाना है, सीखने लगते थे। तो थिएटर एक ऐसी जगह थी जहाँ एज बार नहीं था।
कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो वो जो अभिव्यक्ति की कुलबुलाहट सी थी कविता कहानी को पढ़ते हुए, तो थिएटर की तरफ हमको ले गया। मुझे लगा कि ये थिएटर ऐसी जगह है जहाँ हम गा भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं, पेंटिंग भी कर सकते हैं, कुछ बनाना चाहें जिसको आप कह सकते हैं स्कल्पचर वगैरह, या हमारे मिथिला में परंपरा है सिक्की मौनी बनाने का, हस्तशिल्प बनाने का। तो थिएटर में मैं देख रहा हूँ कि वो भी काम हो रहा है। घर बनाना है तो लोग घर बना रहे हैं, झोपड़ी बनाना है लोग झोपड़ी बना रहे हैं, दरवाज़ा बनाना है दरवाज़ा बना रहे हैं। तो मतलब वो भी काम आप कर सकते हैं। तो अभिव्यक्त करने के लिए और अपने क्रिएटिविटी को सेटिस्फाइड करने के लिए अनेक अवसर वो थिएटर में हमको दिखाई पड़ा। तो थिएटर से जुड़ाव बढ़ता गया। एक दो नाटक में हम लोग जुड़े तो लगा कि ये कमाल की जगह है, बहुत सारे अवसर हैं, बहुत तरह से चीज़ों को सीखने समझने का स्कोप है। इसके साथ एक और ख़ास बात ने मुझे प्रभावित किया। वो था थिएटर में जो एक प्रोसेस है किसी नाटक को तैयार करने का। तो हम तो बिगनर थे, बिल्कुल कॉलेज के बच्चे थे, आए, हमारे जो सीनियर थे हमको बता रहे हैं, हम बैठे हुए हैं देख रहे हैं रिहर्सल। उस पूरे प्रोसेस में हमने क्या महसूस किया कि एक मनुष्य, एक संवेदनशील मनुष्य बनाने का, उसके अनुशासन को समझाने का, समाज के लिए आपकी ज़रूरत, एक इंडिविजुअल इकाई के तौर पर समाज में आपकी क्या भूमिका हो सकती है, इसको समझाने का, समझने का एक बहुत बढ़िया स्पेस है। आपके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए एक बढ़िया अवसर है। उस अवसर का उपयोग किया जा सकता है। तो लगा कि ये एरिया ठीक है अपन के लिए। तो फिर जुड़ते गए, काम होता गया, अवसर मिलते गए। वो आरंभिक दौर था मैथिली थिएटर का पटना में, वो आरंभिक दौर था। तो लगातार अवसर नए नए मिलते गए। कभी लाइट कर रहे हैं, कभी कॉस्ट्यूम डिज़ाइन कर रहे हैं, कभी सेटिंग कर रहे हैं, कभी अभिनय कर रहे हैं, कभी डायरेक्शन कर रहे हैं। फिर एक 86-87 का दौर आया। पहली बार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का हम लोगों ने नाम सुना। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का एक वर्कशॉप 35 दिनों का यहाँ लगा 1986 में पटना आर्ट कॉलेज में। और देवेंद्र राज अंकुर, हमारे देश के आज के बहुत ही प्रतिष्ठित रंगकर्मी और कहानी के रंगमंच के प्रणेता, वो कैंप डायरेक्टर थे। सूर्या मोहंती साहब उनके असिस्टेंट थे। और ढेर सारे लोग उसमें आए थे पढ़ाने के लिए। विपिन शर्मा जी, राजेंद्र शर्मा जी और ढेर सारे लोग आए थे। संयोग से हमारा सिलेक्शन उसमें हो गया। पूरे बिहार के, उस समय झारखंड बिहार एक ही था, तो पूरे बिहार झारखंड के बच्चे आए थे एप्लीकेशन लेकर के, और उसमें इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं 36-37 दिन तक वहाँ पर सीखता रहा, पूरे दिन। नरेंद्र मोहन साहब का नाटक था कहत कबीर सुनो भाई साधो, उसका मंचन हुआ उसके अंदर। तो उसमें डायरेक्शन का भी मौका मिला अंकुर जी को असिस्ट करने का और लाइट करने का। उस वर्कशॉप ने गहरा प्रभाव मुझ पर डाला। जो अब तक रिहर्सल में जाते जाते छोटे छोटे अवसर मिले, उसको काम करते हुए जो कुछ देख समझ पा रहा था इंडिविजुअल स्तर पर, वैयक्तिक स्तर पर, अपनी सोच समझ के हिसाब से, अब ये एक छोटी सी वो 35-36 दिन की ट्रेनिंग ने उसको एक विशाल फलक दिया। थिएटर को समझने का एक नज़रिया दिया, क्रिएटिविटी को ऊंचा बड़े कैनवास पर देखने का एक नज़रिया दिया। वो नज़रिया बड़ा काम किया। और बड़ा काम किया तो लगा कि नहीं, रोजी रोटी के लिए जो करना है, कमाने के लिए, वो करते रहेंगे। वो प्रयास चलता रहा। उसमें जहाँ जाना था जा रहे हैं, लेकिन अपने खाली समय के सदुपयोग के लिए सुविचारित तौर पर गंभीरता से अभिव्यक्ति के एक माध्यम में काम करना है यदि, तो उसको हम लोगों ने तब अपने लिए रंगमंच को चुना। और जब एक बार सिलसिला चला तो 39-40 साल करीब हो गया है। मैथिली थिएटर ही लगातार कर रहा हूँ। जो थोड़ी बहुत पहचान बनी है या काम के आधार पर पहचान बनी है, तो मैथिली थिएटर में काम करते हुए पहचान बनी है। और हिंदी थिएटर जो बिहार में होता है या पूरे देश में होता है, जहाँ भी होता है और जहाँ भी अवसर लगा है, तो थिएटर फेस्टिवल हो या वर्कशॉप हो, ट्रेनिंग देने जाना हो, अब तो ट्रेनिंग भी हम लोग भी काम करते करते सीनियर हो गए टाइप से, तो ट्रेनिंग देने जाना है, वर्कशॉप लेने जाना है, सेमिनार्स में जाना है, तो वो पूरे देश में है। जैसा कि जान रहे हैं सर कि आप काफ़ी टाइम से रंगमंच करते आ रहे हैं, तो रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो पहले के रंगमंच में और अभी के रंगमंच में क्या अंतर है?
किसी कला विधा और रंगमंच खास तौर से उसका चरित्र और स्वभाव नहीं बदलता है। रंगमंच तो रंगमंच ही रहेगा। वो जब पारसी थिएटर था या उससे पहले आदिम प्रिमिटिव थिएटर था, हमारा शेक्सपियरियन थिएटर, जिस भी किसी थिएटर का बात करिएगा तो वो पहले बुनियादी शर्त है कि वो थिएटर है, रंगमंच है। तो कल भी रंगमंच था, आज भी रंगमंच है। तब जैसे जैसे समय बदलता है, ज़रूरतें बदलती हैं, वैज्ञानिक आविष्कार होते हैं, समाज बदलता है, समाज की समस्याएं बदलती हैं, समाज की जटिलताएं बदलती हैं, उस प्रकार का परिवर्तन या उससे जुड़ता हुआ परिवर्तन जीवन के हर क्षेत्र में दिखाई पड़ता है, तो रंगमंच में भी दिखाई पड़ता है। जो अभी हमको समझ में आता है, पहले का रंगमंच जब हम लोग शुरू किए थे 80s में, 90s तक कह सकते हैं, या 21वीं शताब्दी के पहले दशक तक, ये रंगमंच कंटेंट ओरिएंटेड रंगमंच था। जो विषय हमको कहना है, जो संदेश हमको देना है, उस संदेश के आसपास रंगमंच की पूरी प्रक्रिया निर्धारित होती थी। इधर मैं महसूस कर रहा हूँ 10-15 सालों से, कह लीजिए 20 सालों से, कि रंगमंच में कंटेंट पिछड़ता जा रहा है, नीचे पड़ता जा रहा है। और हमारे जो अभी के थिएटर एक्टिविस्ट हैं, उनके लिए डिज़ाइन महत्वपूर्ण होता जा रहा है। हम लोग इसीलिए कहते हैं कि थिएटर हमारा रूपवादी हो रहा है। डिज़ाइन इतना भारी भरकम हो जाता है, सजावटी चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी और महंगी हो जाती हैं। हम लोग मानते हैं रंगमंच विपन्नता की कला है, इसमें पैसा नहीं मिलता है और ना पैसा लगाया जाता है। तोड़ जोड़ के सेट्स बनाए जाते हैं, बाकी चीज़ें बनाई जाती हैं। अनुपयोगी हो गई चीज़ों को रिक्रिएट करके थिएटर में हम लेके आते हैं। लेकिन अब नई नई चीज़ें बनाने लगे हैं लोग, खर्च होने लगा है उसमें, और वो डिज़ाइन पार्ट इतना कई बार बोझिल हो जाता है कि जो नाटक का कंटेंट है, सब्जेक्ट है, वो मुझको पर्सनली फील होता है, कई लोगों को फील होता है कि वो कंटेंट नीचे पड़ता जा रहा है, डिज़ाइन हावी होता जा रहा है। तो ये एक रिमार्केबल बड़ा चेंज मैं देख रहा हूँ पहले के थिएटर और अभी के थिएटर में। मैं समझता हूँ इस पर विचार करना चाहिए लोगों को कि रंगमंच में अल्टीमेटली आपको कोई बात कहनी है, किसी विषय पर विमर्श को जागृत करना है, दर्शकों से संवाद करना है। यदि वही उद्देश्य छूट जा रहा है, आपके चकाचौंध भरे लाइट और सेट्स दिखा के आप ताली बटोर लेते हैं, वाहवाही बटोर लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ कि रंगमंच का जो मूल उद्देश्य है वो डिफीट हो रहा है। मैं समझता हूँ इस पर विचार करना चाहिए लोगों को कि कंटेंट नहीं मरे उसका। सर, भारत में बोलियों का रंगमंच क्या है? ये पूरे थिएटर को कैसे कंट्रीब्यूट करता है? दरअसल ये बहुत बड़े नाट्य गुरु और निर्देशक अलख नंदन जी मध्य प्रदेश भोपाल में काम करते थे। उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल किया, बोलियों का रंगमंच। क्या है कि भारत विविधताओं का देश है, अनेक बोलियां, अनेक भाषाएं, अनेक पहनावा ओढ़ावा, अनेक व्यंजन भोज्य पदार्थ, अनेक हैंडीक्राफ्ट्स। कोई एक चीज़ जिस पर आप उंगली रखिएगा उसके मल्टीपल वैरायटी पूरे देश में मिलेंगे आपको। यदि ये सच है और इसको हमारा संविधान और हम स्वीकार कर रहे हैं, तो हमको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि हमारा रंगमंच भी कोई यदि है, तो इन सभी भाषाओं, इन सभी कला रूपों, इन सभी नृत्य के रूपों, संगीत के अलग अलग ताल और लय और सुर जो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग रूप में बिखरे पड़े हैं, उन सब को जोड़कर जब तक हम एक इकट्ठा नहीं करेंगे, उनको जब हम अपने मुख्य धारा में नहीं लाएंगे, उनको जब हम सम्मानित नहीं करेंगे, तब तक हमारा राष्ट्रीय चरित्र स्पष्ट नहीं हो सकता है। तो यदि हमको भारत में या बिहार में थिएटर करना है, तो आप बिहार का थिएटर मतलब क्या? बिहार का थिएटर मतलब हिंदी थिएटर क्या? तो हिंदी कहाँ है बिहार में? वैसे संवैधानिक तौर पर और कानूनी तौर पर हम बिहारी हिंदी प्रदेश के लोग कहे जाते हैं, लेकिन बिहार में जो हमारी मातृभाषा है, वो मगही हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, अंगिका हो, बज्जिका हो, या कोई और भाषा हो या बोली हो, हमारे एक्सप्रेशन का पहला माध्यम वही है। बच्चा पहली बार वही उसी भाषा में अपनी माँ से, अपने पिता से, अपने आसपास के लोगों से बात करता है। वहाँ से जो कला विधा निकलती है, वहाँ से जो संगीत और नृत्य निकलता है, वहीं से नाटक भी निकलता है, रंगमंच भी निकलता है। हम उसी को बोलियों का रंगमंच कहते हैं।
और बोलियों के रंगमंच का जब तक आप सम्मान नहीं करते हैं और बोलियों का रंगमंच जब तक आपको कंट्रीब्यूट नहीं करता है, तब तक हमारे राष्ट्रीय रंगमंच का कोई चरित्र क्रिएट नहीं होता है। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि सर कितनी अच्छी अच्छी जानकारियां दे रहे हैं, रंगमंच से जुड़ी रोचक बातें बता रहे हैं। तो सर आप काफ़ी टाइम से थिएटर करते आ रहे हैं, तो कभी फिल्मों में जाने के बारे में नहीं सोचा क्या? नहीं सोचा। आपको एक क्रिएटर के तौर पर आपको तय करना चाहिए और तय करना होता है कि हमको क्या करना है, हमारी परिधि क्या है, हमारा भूगोल क्या होगा, हम किस सीमा तक जाएंगे। हम लोग शौकिया थिएटर करने वाले लोग हैं और मेरा मानना है कि रंगमंच यदि विपन्नता की कला है तो हमारे देश का रंगमंच कुछ अपवादों को छोड़ के, और वो भी अपवाद इधर बाद के दिनों के हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर रंगमंच करते हुए आप उसको जीविकोपार्जन का माध्यम न सोच सकते हैं न बना सकते हैं, क्योंकि वो पेमेंट नहीं करता, रीपे नहीं करता है आपको। ये अल्टीमेटली जैसे कोई कवि कविता लिख रहा है, कोई कहानीकार कहानी लिख रहा है, तो वो फुल टाइमर के तौर पर वो काम नहीं शायद कर रहा है। अपवाद होंगे दो चार कि कविता लिख के और कहानी लिख के और उसी से हम अपना रोजी रोटी चलाएंगे, ऐसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर दो चार उदाहरण हों तो हों। ये जनरल फिनोमेना नहीं है हमारे देश में, नहीं बन पाया अभी तक। उसी प्रकार थिएटर है, थिएटर करके आप रोजी रोटी नहीं चला सकते हैं। ये समझ बहुत पहले हमारी बन गई थी और हमारे उस समय के सीनियर्स ने भी हमको ये समझाया था, ये तुम्हारा शौक़ है तो बचे हुए खाली समय में इधर उधर भटकोगे, कुछ करोगे, उससे बेहतर है क्रिएटिव काम करो। तो मतलब अपना मूल काम या जीविकोपार्जन के लिए कुछ और करना है आपको, वो आपका चॉइस है। आप कहीं सचिवालय में बाबू बन जाएं या आईएएस बन जाएं, आईपीएस बन जाएं, डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, ये आपका चॉइस है और आपका टैलेंट है। जो बनना चाहते हैं बनिए, उस तरह की पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, वो बन जाइए। उस बनने के बाद मतलब रोजी रोटी के लिए अपने को सुनिश्चित कर लेने के बाद तब जो उससे बचा लेते हैं कुछ समय अपने क्रिएटिविटी के लिए, अपने लिए, अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, उसमें थिएटर कीजिए, मज़े में कीजिए। आप मान लीजिए पूजा जी 15 दिन में एक नाटक तैयार कर लेती हैं या 1 महीने में नाटक तैयार कर लेती हैं, हम 3 महीने में एक नाटक तैयार करेंगे, 6 महीने में एक नाटक तैयार करेंगे, साल में 2 ही नाटक करेंगे, खूब मस्ती से करेंगे, आराम से करेंगे। हम 25 नाटक नहीं करेंगे साल भर में। तो रंगमंच आपका जीविकोपार्जन का नहीं है, शौकिया है। हम लोग जिस दौर में आए थे उस दौर में यदि फिल्म सोचना है या कुछ और सोचना है रंगमंच के तहत, तो उसके लिए एक ही जगह था, बम्बई। और बम्बई या दिल्ली वो ऊंचा सुनती है, नाटक है कि मशहूर दिल्ली ऊंचा सुनती है, तो बम्बई दिल्ली ऊंचा सुनती है, सबके उसमें आ जाएगी, ये मुश्किल है, आज भी मुश्किल है इनफैक्ट। लेकिन अब अवसर बढ़े हैं। आप यदि रंगमंच कह के नहीं, अभिनय कह के कि अभिनेता के तौर पर हमको अपना जीविकोपार्जन तलाशना है, तो अब बहुत सारे विकल्प हो गए हैं। रेडियो है, टीवी है, वीडियो है, अनेक इलेक्ट्रॉनिक चैनल हैं। उन अनेक इलेक्ट्रॉनिक चैनल के अनेक ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें अभिनेता की ज़रूरत पड़ती है। तो आप अभिनेता के तौर पर अपने को तैयार करिए, आप दूसरे मीडियम में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। लेकिन ये कह के कि हम थिएटर एक्टिविस्ट हैं और तब थिएटर भी कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं आप तक। ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, क्योंकि दोनों फुल टाइम डिमांड करती हैं। तो आपको फिल्मों में जाना है तो ठीक है, 2 साल 4 साल काम कर लिए थिएटर में, चले जाइए फिल्मों में। हमारा वो कभी चॉइस रहा नहीं। हाँ, पटना में रहते हुए जीविकोपार्जन के लिए दूसरा जो भी हम पेशा अपनाए हुए हैं, उस पेशा का काम करते हुए बचे समय में काम करते हैं, तो हम ये ज़रूर करते हैं कि जिस समय हमारा थिएटर नहीं हो रहा होता है, मतलब रिहर्सल नहीं हो रहा होता है, और हम यदि खाली हैं या हम टाइम मैनेज करने की स्थिति में हैं, तो अब पटना में भी कई अवसर हैं। भाई लोग बुलाते हैं, कभी फिल्मों के नाम पर, कभी सीरियल्स के नाम पर। आप अभी मैं जहाँ बैठा हूँ पटना दूरदर्शन में, तो वहाँ के कई सीरियल, जब इसकी स्थापना हुई थी, इसके पहले टेली प्ले का लीड कैरेक्टर मैंने किया था सलीब के साये में, संभवतः 93-94 में। उसके बाद पर भरा मिथिला, अभी हमारा एक रिपीट टेलीकास्ट सुना है कि फिर हो रहा है, आप कहूँ या मन कहन लगी, उसमें भी लीड कैरेक्टर मैंने किया है। तो ये जब कभी मौका लगता है तो कुछ कर लेते हैं,
लेकिन थिएटर अभी भी पहला लव, पहला पैशन बना हुआ है, इसलिए लगातार थिएटर करते जा रहे हैं और इसी में जो कुछ थोड़ा बहुत कर पाएंगे कंट्रीब्यूट वही करते रहेंगे। अभी जिस संस्था के साथ मैं जुड़ा हूँ और काम करता हूँ उसका नाम है भंगिमा। उसकी भी स्थापना 1984 में हुई। 39 साल की लगभग संस्था है, 40वें साल में प्रवेश करेगी अब। तो अभी मैं अपनी संस्था में तीसरी और चौथी पीढ़ी के नए बच्चों पर काम शुरू किया हूँ पिछले करीब 8-9 महीने से या 10 महीने से। अभी तीसरी चौथी पीढ़ी के जो नए बच्चे आए हैं मैं उनको ट्रेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। उनको अभिनय सिखाना, रंगमंच के दूसरे जो चीज़ें हैं उसको सिखाना, और बार बार सिखाने के दौरान मैं एक बात कहता हूँ, जब तक समय रहेगा, सुविधा रहेगी और समय बचा पाओगे तब तक थिएटर करो, लेकिन इसको जीविकोपार्जन का माध्यम बनाने का फ़िलहाल कन्फ्यूजन मत रखना। जीविकोपार्जन के लिए तुम्हारे माँ बाप या तुम खुद जो कुछ अपने लाइफ के लिए टारगेट सेट किए हो उस टारगेट को अचीव करने के लिए कहीं कोताही मत करना, नहीं तो बदनाम हो जाएगा कि थिएटर करने लगा इसलिए अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया, प्रोफेसर नहीं बन पाया, आईएएस नहीं बन पाया, डॉक्टर नहीं बन पाया, ये बदनामी का दाग ना लगे। इसलिए जो कोई टारगेट है वो टारगेट अचीव करते रहो, बचे हुए समय में थिएटर भी करते रहो, अपने को रिफ्रेश करो, अपने को अभिव्यक्त करो। तो अभी मैं चौथी पीढ़ी पर काम कर रहा हूँ। तो दर्शकों, उम्मीद है कि आपको रंगमंच की बहुत सारी जानकारियाँ मिली और सर से महत्वपूर्ण बातचीत हुई। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हमारे इस कार्यक्रम में आपने अपना कीमती वक्त दिया।